तो आज देखेंगे हम लोग लिंकेज के बारे में। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज के बारे में जो देखना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आपको मैंडल्स रूल पता होना चाहिए। लिंकेज को जो सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जर्व किया था इस फिनोमेना को, बैटिसन और पुनेट थे। उनका क्या एक्सपेरिमेंट था? तो हम लोग देख रहे थे कि मेंडल्स के रूल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो लिंकेज वाली बातें जो शुरू हुई ना, उसका बेस मेंडल के रूल्स ही थे। और दूसरा, जिन्होंने सबसे पहले वो फिनोमेना ऑब्जर्व किया था, वो थे बैटिसन एंड पुनेट, जिन्होंने सीधे सीधे लिंकेज नाम नहीं बोला, लेकिन कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी दी थी उन्होंने अपनी। और इस कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी और लिंकेज के बीच में क्या रिलेशन है वो बताया मॉर्गन ने। तो आपको मॉर्गन की एक्सप्लेनेशन भी जानना चाहिए। फिर लिंकेज कितने तरह के होते हैं और लिंकेज का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीजें देखेंगे हम लोग ना। जीन्स आपको पता है, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं और डीएनए के हिस्से जीन्स की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम में लंबा फाइबर है डीएनए का और उस पर ढेर सारे जीन्स हैं। जीन्स लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं, मतलब एक लाइन से जीन्स अरेंज्ड रहते हैं क्रोमोसोम के डीएनए पे, या डीएनए के हिस्से जो हैं वो जीन्स की तरह काम करते हैं। तो हम कहेंगे कि जीन्स लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं। लिंकेज वर्ड जो है लिंक होना से बना हुआ है। लिंक आपको पता है, जुड़ना, जुड़े रहना। तो लिंकेज का मतलब होता है जुड़े रहने की परंपरा, जुड़े रहने की फिनोमेना। Close association of gene or other DNA sequences present on the same chromosome, they are called as linked gene. ठीक है, जीन्स, वो सारे जीन्स जो क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक साथ ट्रांसफर होते हैं, उसे हम लिंक, और इस फिनोमिना को लिंकेज कहते हैं। जितना ज्यादा नजदीक नजदीक जीन्स होंगे, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि वो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो वो जीन्स, और वो उतने जोर से लिंक रहेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि लिंकेज की फिनोमिना उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन यदि जीन्स, दो जीन्स जो दूर दूर स्थित है क्रोमोसोम पर, बिल्कुल नजदीक नहीं है, उनमें चांसेस होते हैं रिकॉम्बिनेशन के, और हो सकता है कि लिंकेज थोड़ा कमजोर हो। ठीक है, समझ में आया लिंकेज? नेक्स्ट, अब ये लिंकेज वाली बात आई कहाँ से? आप लोगों को मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटरी पता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन लॉ थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स पेरेंट्स से जो जीन्स इंडिविजुअल को मिलते हैं वो अगले जनरेशन में अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। मैटरनल एंड पैटर्नल अलील्स आर सेग्रीगेटेड इनटू सेपरेट डॉटर सेल्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मदर से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, फादर से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, और जब इंडिविजुअल में मियोसिस होता है यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, तो गैमेट में एक ही सेट क्रोमोसोम होता है। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते। तो हैप्लॉइड के समय ये जो अलग अलग होते हैं क्रोमोसोम्स, मदर और फादर से मिले हुए, दो सेट के बजाय एक सेट बनता है गैमेट में, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन। तो मदर मतलब हर जीन्स की दो कॉपी होती है या हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, तो ये गैमेट्स में एक ही कॉपी जाती है, दोनों कॉपी नहीं जाती। और जब फर्टिलाइजेशन होता है फिर से, तो दोनों कॉपी रिस्टोर हो जाती है। दैट इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल्स सेकंड लॉ है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जीन्स जो होते हैं जब सेग्रीगेट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो ये ट्रांसमिशन या ट्रांसफर जो होता है वो जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। कोई एक जीन दूसरे जीन पर डिपेंडेंट नहीं रहता अपने ट्रांसफर के लिए, हर जीन स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर होता है। ये कहना था मेंडल का।
और सारी प्रॉब्लम यहीं पर गड़बड़ हुई थी। बाद के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनका ये लॉ सेटिस्फाई नहीं होता था मेंडल का। जैसे यहाँ पे इन्होंने फिगर में दिखाया है कि दो ट्रेट है, दो जीन्स हैं, एक पॉड कलर का है, देखिए ग्रीन एंड येलो, दो तरह के पॉड कलर है, और सीड कलर है येलो एंड ग्रीन। सीड कलर भी येलो और ग्रीन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सीड कलर और पॉड कलर एक साथ ट्रांसमिट हो। सीड कलर अपने हिसाब से ट्रांसमिट होगा दूसरी पीढ़ी में, पॉड कलर अपने हिसाब से ट्रांसफर होगा दूसरी पीढ़ी में। तो ये मेंडल का कहना था। तीसरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स हर इंडिविजुअल के पास दो जीन्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। उनमें से एक जीन हो सकता है डोमिनेंट हो और दूसरा जीन हो सकता है थोड़ा कमजोर हो, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। हालांकि दोनों जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव जीन डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं होगा। रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब डोमिनेंट जीन नहीं है। डोमिनेंट के एब्सेंस में ही रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये 3 लॉ आपको पता है ना। हुआ क्या, बैटसन एंड पुनेट ये काम कर रहे थे स्वीट पी प्लांट पे, बिल्कुल वही काम कर रहे थे जो काम किन ने किया था, मेंडल ने किया था। मेंडल ने भी अपना सारा एक्सपेरिमेंट स्वीट पी पे ही किया था। तो ये बैटसन पुनेट 1900 की बात है, अर्ली 1900s में। उस समय इन्होंने स्वीट पी प्लांट का, मटर का पौधा लिया और उसके ऊपर अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने 2 कैरेक्टर्स एक साथ लिए। एक प्लांट लिया ब्लू फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन्स का, मतलब उसके फ्लावर का कलर ब्लू था और उसमें जो फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स थे उसका शेप कैसा था, राउंड था। और दूसरा था रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन। ठीक है, फ्लावर का कलर कैसा था, लाल था और पॉलन ग्रेन्स लंबे थे। तो ब्लू फ्लावर ब्लू राउंड, रेड फ्लावर रेड लॉन्ग पॉलन ग्रेन ना। इन्होंने जब पर्पल और लॉन्ग या ब्लू और लॉन्ग, यहाँ पर पर्पल लिखा हुआ है, यू कैन टेक इट ब्लू, तो पर्पल लॉन्ग या ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड, ये 2 को इन्होंने क्रॉस किया। ठीक है, जैसे ही क्रॉस किया, F1 जनरेशन जो पहली जनरेशन उनको मिली, वो सारे के सारे प्लांट्स में फ्लावर पर्पल या ब्लू और लॉन्ग शेप था किसका, पॉलन ग्रेन का। तो पहली जनरेशन में सारे के सारे देखिए यहाँ पे पर्पल या ब्लू और लॉन्ग, ये देखिए ब्लू एंड लॉन्ग। ठीक है, सारे के सारे ब्लू एंड लॉन्ग बने। अब ये ब्लू एंड लॉन्ग बने, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू कलर डोमिनेंट है और लॉन्ग शेप जो है पॉलन ग्रेन का वो डोमिनेंट है, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे ब्लू लॉन्ग मिले उनको। लेकिन जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस किया इसको या टेस्ट क्रॉस किया इसको, तो थोड़ा सा रिजल्ट चेंज आया ना। सेल्फ क्रॉस F1 जनरेशन, सेल्फ क्रॉस हम किसको बोलते हैं, F1 जनरेशन की जो इंडिविजुअल्स है उनको आपस में क्रॉस करना। और टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है बैक क्रॉस विथ डबल रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बैक क्रॉस का रिजल्ट दिख रहा है फिगर में, और यहाँ पर मैंने सेल्फ क्रॉस का रिजल्ट दिया है ना। तो जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस किया और ये देखा कि कैरेक्टर्स किस तरह से अपीयर हो रहे हैं, ब्लू राउंड एंड रेड लॉन्ग जो कैरेक्टर है वो किस तरह से अपीयर हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि पर्पल लॉन्ग 7 गुना मिले, पर्पल राउंड 1 गुना, रेड लॉन्ग 1 गुना मिला, रेड राउंड 7 गुना मिले। मतलब पर्पल लॉन्ग, पर्पल राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड 7:1:1:7 के प्रपोर्शन में मिले, जबकि मेंडल के हिसाब से उसका प्रपोर्शन कितना होना था, 9:3:3:1:1 होना चाहिए था। तो 9 की जगह ये 7 मिले, 3 की जगह ये 1 मिला, 1 की जगह ये 1 मिला और 1 की जगह ये 7 मिला। तो थोड़ा सा इनको समझ में नहीं आया। जब उन्होंने बैक क्रॉस किया, देखिए यहाँ पे बैक क्रॉस का रिजल्ट है, बैक क्रॉस का रिजल्ट आना था 1:1:1:1 एक्सपेक्टेड रेशो, लेकिन ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड मिला 1:7:7:1। ठीक है, यहाँ भी गड़बड़ हुआ। तो
अब उन्होंने अपने रिजल्ट को बार बार, अपने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया और हर बार उनको रिजल्ट्स ऐसे ही मिले, मेंडेलियन रेशो मिला नहीं उनको। तो उन्होंने ये देखा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने लिया था ब्लू लॉन्ग और पर्पल लॉन्ग एंड रेड राउंड। पहले वाले क्रॉस में देखिए पर्पल लॉन्ग एंड रेड राउंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया था। तो पर्पल लॉन्ग ज्यादा है 7 और रेड राउंड भी ज्यादा है 7 गुना। जो नए कॉम्बिनेशन अपियर हुए हैं पर्पल राउंड, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं है, रेड लॉन्ग भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये नए कॉम्बिनेशन अपियर हुए, तो ये बहुत कम हुए। ठीक है। और जब उन्होंने उल्टा काम किया, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा पलट दिया, उन्होंने पर्पल लॉन्ग की जगह पर्पल राउंड लिया और रेड राउंड की जगह रेड लॉन्ग लिया। देखिए थोड़ा सा फर्क कर दिया उन्होंने। तो भी उनको जो रिजल्ट्स मिले उसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था यहाँ पे पर्पल राउंड, अगले अगले टेस्ट में ये पर्पल राउंड 7 मिले हैं और ये रेड लॉन्ग भी 7 मिले हैं। देखिए फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन उनको ज्यादा मिले और नए कॉम्बिनेशन कम मिले। तो इस आधार पे उन्होंने ये कहा कि भाई देयर इज समथिंग लाइक दैट कपलिंग, समथिंग लाइक दैट रिपल्शन, मतलब जीन्स, वो जीन्स जो सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहा है तो मतलब जीन्स जो सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं वो एक साथ एक गैमेट में जाते हैं और एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, अगले जनरेशन में एक साथ इनहेरिट होते हैं। और वो जीन जो अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं वो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं और वो अलग अलग गैमेट में एंटर होते हैं और अलग अलग सेपरेटली इनहेरिट होते हैं अगले जनरेशन में। तो एक साथ पेरेंट के जीन्स का एक साथ इनहेरिट होने की जो टेंडेंसी है उसको उन्होंने कपलिंग कहा, और जो अलग अलग रहने की टेंडेंसी, अलग अलग पेरेंट के जीन अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, उसे उन्होंने रिपल्सन कहा। एक्चुअली पैटरसन एंड पुनेट को उस समय ना क्रोमोसोम का ज्ञान था और ना ही जीन्स के बारे में उतनी जानकारी थी। वो तो उनके जो रिजल्ट्स उनको दिख रहे थे उसके आधार पे उन्होंने 2 थ्योरी दी, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। ये समझ में आ गया आपको, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी बैटिसन एंड पुनेट का ना। ये शुरुआत थी, वास्तव में उनको कपलिंग और रिपल्शन मिल क्यों रहा था, क्योंकि ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन पर्पल और लॉन्ग था या रेड एंड राउंड था जीन्स, ये एक ही क्रोमोसोम पर स्थित थे, इसलिए ये एक साथ जा रहे थे, लेकिन ये बहुत नजदीक भी नहीं थे, इसलिए रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा था, उसके कारण नए कॉम्बिनेशन बन रहे थे, लेकिन बहुत कम बन रहे थे नए कॉम्बिनेशन। इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन उनको ज्यादा मिल रहा था और नए कॉम्बिनेशन कम। लेकिन उनको तो ना तो क्रोमोसोम के बारे में पता था ना ही जीन्स के बारे में कुछ पता था उस समय, तो वो समझा नहीं पाए कि ये होता क्यों है, ये हुआ क्यों, क्यों नहीं हमें मैंडल का रेशो वापस मिला 1:1:1:1 या 9:3:3:1, हमें क्यों नहीं मिला, ये एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया, बाद में मॉर्गन ने दिया। वास्तव में मॉर्गन भी सेम काम कर रहे थे जो पैटरसन एंड पुनेट कर रहे थे, लेकिन मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम कर रहे थे, स्वीट पी पर नहीं कर रहे थे। मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन जो थे, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई होता है, छोटी सी मक्खी होती है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। और इन मक्खियों की विशेषता ये होती है कि इन मक्खियों की आंखें लाल होती हैं। ठीक है, नॉर्मल फ्रूट फ्लाइज जो होती है, नॉर्मल ड्रोसोफिला, उसकी आईज रेड होती हैं। अब वो एक के बाद एक अपना जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर। अचानक उन्होंने देखा कि एक फ्लाई की आंख तो वाइट है, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा सबकी तो आंखें लाल होती है, इसकी क्यों वाइट है। और वो वाइट आई वाला जो फ्लाई था वो मेल था। उन्होंने तुरंत उस मेल को निकाला, हटाया, और उस मेल, वाइट आइड मेल को उन्होंने क्या किया, रेड आइड जो फीमेल्स थी, उसकी सिस्टर जो जो एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे उनमें से रेड आइड फीमेल लेके उसको उन्होंने क्रॉस किया। अब वो क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी आंखें लाल थी, रेड आइड फ्लाइज मिले। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई, रेड आई कलर जो है वो डोमिनेंट है और वाइट आई कलर जो है वो रिसेसिव है। यहाँ तक तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल फॉलो हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, F1 रेड आइड फ्लाइज जो थे, F2 प्रोजेनी जब उन्होंने रेज की,
ठीक है, F2 प्रोजेनी ने उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस मीन्स डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, तो उनको 1:1:1:1 रेशियो मिलना था रेड आइड फीमेल रेड आइड मेल की, वाइट आइड फीमेल और वाइट आइड मेल की, है ना, 4 कॉम्बिनेशन मिलने थे उनको, और मेंडल के हिसाब से 1:1:1:1 का रेशियो आना था, लेकिन वो आया नहीं। उनको मिला 2:1:1, यानी कि रेड आइड फीमेल मिली 2, रेड आइड मेल मिले 1, व्हाइट आइड मेल मिला 1, लेकिन कोई व्हाइट आइड फीमेल नहीं मिली। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई फीमेल्स में व्हाइट आई क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है क्रॉस, जो मैंने बताया, रेड आइड फीमेल व्हाइट आइड मेल उनको अचानक मिला, एक म्यूटेंट, तो ये व्हाइट आइड मेल को उन्होंने रेड आइड फीमेल से क्रॉस किया। यहाँ पे देखिए जेनेटिक कॉम्बिनेशन में XW+ लिखा है। W+ जो है वो डोमिनेंट रेड आई के लिए है, और जो स्मॉल w है जिसमें प्लस नहीं है, वो जीन्स जो है वो किसके लिए है, व्हाइट आई के लिए है। तो देखिए ये फीमेल कैसी थी, W+ वाली, और ये मेल एक X क्रोमोसोम एक Y क्रोमोसोम, और इस X क्रोमोसोम पर क्या था, स्मॉल w जीन्स था जो व्हाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब ये व्हाइट आई और रेड आई फीमेल का जब उन्होंने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में देखिए 2:1:1 का रेशो मिला, इन्हें दो जो मिली फीमेल दोनों सॉरी ये F1 जनरेशन में सबके सब रेड आइड थे। देखिए ये फीमेल भी रेड आइड है, मेल भी रेड आइड है। ठीक, अब जब F2 जनरेशन उन्होंने रेस किया, या जब आपस में इस रेड आइड मेल को, ये वाले रेड आइड मेल को जब उन्होंने F1 जनरेशन की फीमेल से क्रॉस किया, ये देखिए ये F1 जनरेशन की फीमेल है और ये F1 जनरेशन का मेल है, इन दोनों को आपस में क्रॉस किया। ये देखिए रेड आइड मेल F1 जनरेशन का, और ये हेटेरोजाइगस फीमेल जिसका आई कलर रेड है, क्योंकि एक जीन उसका डोमिनेंट है। इन दोनों को जब उन्होंने क्रॉस किया तो देखिए क्या रिजल्ट्स मिले उनको, दोनों फीमेल जो हैं वो रेड आइड हैं, क्योंकि एक जीन मदर से एक्स क्रोमोसोम मिला है उनको, और एक फादर से मिला है, तो दोनों में ही कॉम्बिनेशन ऐसा आया कि फीमेल के पास एक डोमिनेंट जीन है आई कलर के लिए, तो दोनों फीमेल जो मिली, यानी 100% फीमेल जो F2 जनरेशन में मिली वो कैसी थी, रेड आइड थी। लेकिन जब मेल्स को उन्होंने देखा तो 50% मेल्स जो थे वो रेड आइड मेल्स थे, जिनको एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिला था, मदर का डोमिनेंट वाला एक्स क्रोमोसोम मिला था, और 50% जो मेल्स थे वो वाइट आइड थे, उनको एक्स क्रोमोसोम कौन सा मिला था, मदर वाला रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम मिला था, एक्स क्रोमोसोम जीन्स रिसेसिव जीन्स मिले थे। तो 50% रेड आइड मेल, 50% वाइट आइड मेल, बट नो वाइट आइड फीमेल। तो मार्विन को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भाई व्हाइट आइड फीमेल क्यों नहीं मिली। मेंडल के हिसाब से तो एक रेड आइड मेल एक व्हाइट आइड मेल, एक रेड आइड फीमेल एक व्हाइट आइड फीमेल मिलनी थी, 1:1:1:1 के रेशो में 4 कॉम्बिनेशन मिलने थे, लेकिन यहाँ 3 ही कॉम्बिनेशन मिले हैं और रेड आइड फीमेल है ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जीन सिर्फ मेल्स में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और फीमेल्स में नहीं कर सकता, ये जानने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। ठीक, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना। तो जब उन्होंने वो काम किया, मतलब कहना चाहिए कि हेटेरोजाइगस फीमेल जो थी रेड आइड फीमेल F2 जनरेशन की, उसको व्हाइट आइड मेल से क्रॉस किया। जब उन्होंने व्हाइट आइड मेल डबल रिसेसिव मेल है, इनमें डोमिनेंट जीन है ही नहीं आई कलर के लिए, तो ऐसे वाले पेरेंट्स से जब टेस्ट क्रॉस किया तब उन्होंने देखा कि ये मिल रही हैं यहाँ पे व्हाइट आइड फीमेल भी मिल रही हैं। देखिए कॉम्बिनेशन किस तरह से आया, रेड आइड फीमेल, व्हाइट आइड फीमेल, रेड आइड मेल एंड व्हाइट आइड मेल, और इनका जो वो था प्रपोर्शन था लगभग इक्वल था, रेशो लगभग 1:1:1 था। तब फिर उन्होंने इस पूरे 3-4 तरह के जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, बार बार रिपीटेड, उनके रिजल्ट से उन्होंने ये किया कि एक्चुअली
ये उनको ये समझ में आया कि वास्तव में ये आई कलर ट्रेट जो है, दिस इज कनेक्टेड विद दिस सेक्स फैक्टर। मतलब ये आई कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। और एक्स क्रोमोसोम का हमेशा जो इनहेरिटेंस रहता है बड़ा स्पेशल रहता है। एक्स क्रोमोसोम हमेशा मतलब एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं वो हमेशा मदर से सन में जाते हैं, डॉटर में जाएंगे, लेकिन डॉटर में फादर, एक्चुअली डॉटर फादर से भी एक एक्स क्रोमोसोम लेती है, मदर से एक एक्स क्रोमोसोम लेती है। तो जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा डॉटर में, लेकिन सन जो होता है, बेटा जो होता है, उसको एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है और वाई क्रोमोसोम फादर से मिलता है। तो एक्स क्रोमोसोम के यानी मदर के जीन पूरे के पूरे एक्सप्रेस होंगे किसमें, बेटे में, सन में। तो इसलिए हमको शुरू में नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में फिर वाइट आइड फीमेल हमें दिखी। तो इस तरह से मॉर्गन ने क्या हाइपोथेसिस दिया कि आई कलर ट्रेट जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, सेक्स फैक्टर के साथ कनेक्टेड है। एंड दिस इन टर्न लेड टू द आइडिया ऑफ जेनेटिक लिंकेज। और इससे उनको लगा कि ये एक्स फैक्टर या सेक्स फैक्टर जो है इसके ऊपर के जीन्स एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर। And Morgan proposal was an early suggestion that genes were real physical object that were located on the chromosome। और ये मॉर्गन का ही आइडिया था, या मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले ये आइडिया लगा कि वास्तव में ये क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स फिजिकली प्रेजेंट हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो एक्चुअली शुरुआत हुई थी बैटसन एंड पुनेट से, शुरुआत तो हुई थी मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि बैटसन एंड पुनेट ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उसमें जो प्रॉब्लम आई उसके हिसाब से उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी दी। और उस कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी का रीजन क्या है, आंसर खोजा किसने, मॉर्गन ने। और लिंकेज कितने तरह के होते हैं ये देखें। अब हम लिंकेज को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, complete linkage and incomplete linkage। Now what is complete linkage, what is incomplete linkage? Complete मतलब जैसे कि वर्ड ही बता रहा है आपको, complete मतलब पूरा पूरा। If the genes are transmitted from one generation to another more than in the same combination in two or more generation। ओके, दो या दो से ज्यादा जनरेशन में यदि जीन्स पैरेंटल कॉम्बिनेशन में ही इनहेरिट हो रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा उनके कॉम्बिनेशन में, तो इस तरह के फिनोमेना को हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। पूरी तरह से लिंक्ड है जीन्स, मीन्स वो दो जीन्स या दो से ज्यादा जीन्स जो हमारे कंसर्न के जीन्स है जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो दो या दो से ज्यादा जनरेशन में एक ही कॉम्बिनेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक ही कॉम्बिनेशन में इनहेरिट हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये दोनों जीन कंप्लीटली लिंक्ड है। यानी कि वो दोनों जीन बहुत करीब स्थित है, नजदीक नजदीक स्थित है, जिसके कारण वो एक साथ जा रहे हैं और नए कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो ये इस तरह के फिनोमेना को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और मॉर्गन ने ढेरों एग्जांपल्स देखे थे कंप्लीट लिंकेज के, किसमें, ड्रोसोफिला में। फॉर एग्जांपल जीन्स फॉर बेंट विंग एंड शेवन ब्रिस्टल of fourth chromosome mutant of Drosophila exhibit the complete linkage। ना देखिए ये बेंट विंग और शेवन ब्रिसल, ब्रिसल मीन्स शरीर पर छोटे छोटे रोए होते हैं फ्लाइज के, उसको ब्रिसल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी फ्लाई उन्होंने ली जिसका पंख जो था वो मुड़ा हुआ था थोड़ा, और बॉडी के ब्रिसल्स जो थे वो कम थे, शेवन थे, नहीं थे। और एक वाइल्ड टाइप लिया उन्होंने जिसमें विंग बिल्कुल नॉर्मल थे और ब्रिसल्स भी नॉर्मल थे। जब उन्होंने दोनों को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप मिला, वाइल्ड टाइप मिला, नॉर्मल विंग वाले मिले, ब्रिसल नॉर्मल ब्रिसल वाले फ्लाइज मिले। मतलब वाइल्ड टाइप, नॉर्मल विंग और नॉर्मल ब्रिसल्स जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। लेकिन जब उन्होंने आगे उसको ये देखिए बैक क्रॉस किया बेंट और शेवन विंग वाले से, तो उनको दो ही कॉम्बिनेशन मिले, बेंट विंग और शेवन ब्रिसल और वाइल्ड टाइप नॉर्मल विंग एंड नॉर्मल ब्रिसल 1:1 के रेशो में। कोई नया कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं, वैसे मिलने चार चाहिए थे उनको, है ना, पर मिले सिर्फ दो ही
कॉम्बिनेशन मिले और वो दोनों बिल्कुल पैरेंटल कॉम्बिनेशन थे। तो उन्होंने कहा कि जो गैमेट्स बने हैं उसमें ये दोनों जीन्स एक साथ एक गैमेट में गए, ये दोनों जीन्स एक साथ एक गैमेट में गए, यानी कि बेंट और शेवन वाला जो जीन था वो एक साथ एक गैमेट में घुसा और नॉर्मल विंग और नॉर्मल ब्रिसल वाला जो जीन था वो एक साथ एक गैमेट में गया और इसके कारण हमको F2 जनरेशन में सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन मिले। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। एक और उन्होंने लिया था ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग एंड ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल विंग। ना ग्रे बॉडी जो है बॉडी का कलर है, वेस्टिजियल विंग का मतलब होता है उसके विंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं थे, ऐसी वाली एक फ्लाई उन्होंने ली। और एक नॉर्मल विंग था जिसका और बॉडी का कलर कैसा था, ब्लैक था। तो इन दोनों को भी जब उन्होंने क्रॉस किया तो इसके भी रिजल्ट्स इसी तरह से मिले कि F1 जनरेशन में ग्रे और लॉन्ग मिला। देखिए F1 जनरेशन में ग्रे और लॉन्ग विंग्स मिले, बॉडी का कलर ग्रे था और विंग का लंबाई नॉर्मल था, वेस्टिजियल विंग नहीं थे, मतलब ग्रे और लॉन्ग विंग्स जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर से। और F2 जनरेशन में उनको वही 2 कॉम्बिनेशन मिले जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन थे, दैट इज ग्रे वेस्टिजियल एंड ब्लैक लॉन्ग, क्योंकि वो दोनों जीन्स कंप्लीटली लिंक थे। तो इस तरह से कंप्लीट लिंकेज के 2 एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं ड्रोसोफिला में। दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज, और इनकम्प्लीट लिंकेज का हमने एग्जांपल्स देख ही लिया है, जैसे कि हमने आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला देखा, या मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है, या बैटसन एंड पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, वो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ incomplete linkage. Incomplete linkage means parental combination you will get more in the next generation, but new combinations also appear, है ना। अगली जनरेशन F2 जनरेशन में आपको पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन नए कॉम्बिनेशन भी बहुत थोड़ी मात्रा में आप पाएंगे, मिलेंगे आपको, नए कॉम्बिनेशंस में मिलेंगे। तो इस तरह का जब लिंकेज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। ना इनकम्प्लीट लिंकेज जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के, टोमेटो में, मेज में, पी में, माइस में, मुर्गियों में, पोल्ट्री में, इवन ह्यूमन बीइंग में, ड्रोसोफिला में, सब में इनकम्प्लीट लिंकेज के उदाहरण हम देखते हैं। हम बोलते हैं ना कि आंखें मम्मी पर गई है और नाक पापा पर गई है बच्चे की, कभी कभी बोलते हैं हम लोग ऐसा। तो ये मिक्स जो होता है ये यही है कि कुछ कैरेक्टर्स इधर के आ जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स उधर के आ जाते हैं। तो इस तरह का जब लिंकेज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। एग्जाम्पल है लिंकेज इन मेज। मेज में उन्होंने 2 तरह के प्लांट लिए। एक ऐसा प्लांट था मेज का, मेज मतलब भुट्टा जानते हैं आप, तो भुट्टे की जो सीड थी वो कलर्ड था, डार्क येलो कलर था, और भुट्टे का जो दाना था वो बिल्कुल प्लम्प था, फूला हुआ था, पिचका हुआ नहीं था। और दूसरा जो प्लांट उन्होंने लिया ऐसा प्लांट था जिसका बीज कलरलेस था, वाइटिश था, और वो उसका जो बीज था वो श्रंकन था। तो कलर्ड फुल एंड कलरलेस श्रंकन, ये 2 उन्होंने लिया, यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है। तो 2 तरह के प्लांट लिए उन्होंने, कलर्ड फुल और कलरलेस श्रंकन। F1 जनरेशन में नॉर्मली कलर्ड फुल आया, मतलब कलर्ड और फुलनेस जो सीड की थी वो डोमिनेंट थी। और F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन अच्छा था, अच्छा खासा था, लेकिन नए कॉम्बिनेशन भी अपीयर हुए हैं, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन मिले, कलर्ड फुल, कलरलेस श्रंकन, कलर्ड श्रंकन, कलरलेस फुल। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन उनको मिले और पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा था जबकि नए कॉम्बिनेशंस कम थे। यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, कलर्ड फुल एंड कलरलेस श्रंकन 4032, 4035 लगभग एक जैसे, और ये कलर्ड श्रंकन नया कॉम्बिनेशन 149, कलरलेस फुल ये भी नया है कॉम्बिनेशन 152। तो ये कितने कम है पैरेंटल कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं। पैरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा मिल रहे हैं हमको F2 जनरेशन में, बट नए कॉम्बिनेशन बहुत कम मिल रहे हैं।
ये इनकम्प्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला में भी आपने देखा ग्रे लॉन्ग जो मैंने बताया था, ब्लैक वेस्टिजियल बताया था, ये इसमें कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फर्क है। वहाँ पर हमने देखा था ग्रे वेस्टिजियल एंड ब्लैक लॉन्ग देखा था, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है ग्रे लॉन्ग एंड ब्लैक वेस्टिजियल, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने देखा कि लगभग 82% जो है वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिला है। देखिए 40% एक पेरेंट, 41% दूसरा पेरेंट, और नए कॉम्बिनेशन जो मिले वो 9 यानी कि 18% नए कॉम्बिनेशन मिले। तो कहाँ 82%, कहाँ 18%। पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब जीन्स बहुत ज़्यादा दूर स्थित नहीं है क्रोमोसोम पर, नज़दीक है, पर इतने भी नज़दीक नहीं है कि नए कॉम्बिनेशन ना बन सके। नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं लेकिन कम मात्रा में, तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब फायदा क्या है लिंकेज का? नॉलेज ऑफ लिंकेज वाज क्रिटिकल टू प्रूव दैट जीन्स वर एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जब तक ये मॉर्गन को लिंकेज का पता नहीं चला था, तब तक ये सोचना बहुत मुश्किल था कि जीन्स क्या है। जीन्स का तो नाम ही नहीं होता था, उन्होंने फैक्टर्स कहा था, किसने, मैंडल ने। तो जीन्स एक्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, हम जानते हैं डीएनए है बॉडी में और वही जीन्स बनाते हैं। तो ये कब तक नहीं पता चला, जब तक हमें लिंकेज के बारे में नहीं पता चला। और ना केवल ये रियल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते हैं ये ऑब्जेक्ट, यानी कि डीएनए के वो स्ट्रैंड पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास किए जाते हैं। ये नॉलेज भी हमको इस लिंकेज का पता चलने के बाद ही हुआ। दे अंडरगो रिकॉम्बिनेशन, ये चीज भी हमको पता चली कि ये जीन्स ना केवल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, बल्कि रिकम्बाइन भी हो सकते हैं, इसका उसमें उसका उसमें एक्सचेंज भी होता है, तभी तो नए कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज में। और यदि हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके बहुत ध्यान से उनके एनालाइज करें उन रिजल्ट्स को, क्रॉस क्रॉस जो कर रहे हैं प्लांट्स में या ड्रोसोफिला में, उनके रिजल्ट्स को, यदि क्रॉस के रिजल्ट्स को हम एनालाइज करें तो हम एक मैप बना सकते हैं कि कौन सा जीन किसके नजदीक है। ठीक है, कौन सा जीन कितना नजदीक है, रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज के आधार पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा जीन किसके नजदीक है, कौन से दो जीन नजदीक है, अगले दो जीन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यदि 4 जीन लिए तो कौन सा जीन सबसे आखिरी में है, कौन से 2 जीन बीच में है, कौन सा जीन दूसरे छोर पे है, ये हम पता कर सकते हैं उन रिजल्ट्स को एनालाइज करके। और यहाँ से शुरू हुआ लिंकेज मैप बनाना। ठीक है, तो जीन्स कैन बी मैप्ड, ये आइडिया भी हमको यहीं से आया। तो देखिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से कितनी सारी चीजें निकल के आई कि हमें ये पता चला कि हाँ जीन्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं, जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते हैं, मदर फादर का जीन उनके ऑफस्प्रिंग में फिजिकली जाता है, फिर उनमें रिकॉम्बिनेशन भी होता है, फिर हम मैपिंग भी कर सकते हैं कि क्रोमोसोम पर कौन से जीन्स कहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से ये लिंकेज का फायदा हुआ। और लिंकेज का एक बहुत बड़ा फायदा है कि लिंकेज हैव टू कीप पैरेंटल फीचर्स टुगेदर by reducing the probability of gene recombination. लिंकेज वो फिनोमिना है जिसमें वो जीन्स को एक साथ रखने की कोशिश करता है। पेरेंट के जो जीन है वो एक साथ रहें, सेम पेरेंट के जीन एक साथ रहें, अलग अलग पेरेंट के जीन अलग अलग रहें, ये कोशिश होती है लिंकेज की। तो इससे क्या होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिस्टोर रहता है। यदि एक पेरेंट में कोई 2 अच्छे कैरेक्टर हैं और वो दोनों लिंक्ड है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन वो अच्छे कॉम्बिनेशन में ही जाता जाएगा। तो ये एक फायदा होता है। एंड एक्चुअली दिस हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन मेंटेनिंग पैरेंटल रेशियल एंड अदर कैरेक्टर्स, स्पेशली गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इसका एक नुकसान भी है भाई, हम सब जानते हैं कि वेरिएशन होना चाहिए, बिना वेरिएशन के इवोल्यूशन नहीं होता है, वेरिएशन ही है जिससे इवोल्यूशन है होना है, वेरिएशन ही है जो इवोल्यूशन के लिए कच्चे माल की तरह काम करता है। तो जब यदि वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन वाली प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये जो लिंकेज होता है ये तो नए कॉम्बिनेशन आने नहीं देता, वेरिएशन आने से रोकता है, तो ये भी गड़बड़ है। लेकिन
रिकॉम्बिनेशंस तो होते हैं, हम जानते हैं, वो जीन्स जो दूर दूर स्थित है वो रिकम्बाइन होते हैं और नए कॉम्बिनेशंस हमको मिलते हैं। इसलिए हमने देखा कि इनकम्प्लीट लिंकेज है। कोशिश होती है पेरेंटल जीन एक साथ रहें, लेकिन नए कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज।